रचनात्मकता बरकरार रहे, वो ना खत्म हो। जैसे चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन लागू करने का मामला हो, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, उन्होंने किसी चीज को होल्ड करके नहीं रखा है। आप जानते हैं कुछ राज्य इसके लिए कुख्यात रहे हैं कि कई कई साल 20-20, 30-30 साल तक नौकरियां ऐसे ही चलती रहती हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। उन्होंने इन सारी चीजों को बदल दिया। उन्होंने देखा जहां जहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है या संभावना है, उसको धीरे धीरे वो उसका नियम कानून बना करके जैसे भी ये परिवर्तन लाते गए। पिछले 5-7 सालों में आप देख लीजिए कोई बहुत बड़ा ब्लंडर या कुछ इस तरह की दुर्व्यवस्था जैसी चीज वहां नहीं दिखाई देती। स्टेबिलिटी नहीं लाना था तो सभी लोग को जोड़ रहे थे ना कि हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल करें। जिस काम के लिए वो गए थे, लालू प्रसाद यादव जी उसको मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे थे नीतीश बाबू को। अब कांग्रेस वाले उनको संयोजक ही नहीं बना पा रहे थे। कांग्रेस वाले यही चाहते थे कि हम क्षेत्रीय पार्टी को जोड़ के हम अपना काम निकाल लें और हमारा जो जनाधार है सभी स्टेट में बढ़ जाए। तो नीतीश जी इसको भांप गए, इसलिए हट गए। सकारात्मक राजनीति जो करेगा अब वही सत्ता में बना रह सकेगा। जो सिर्फ जाति की राजनीति करेगा, क्षेत्र की राजनीति करेगा, वो सत्ता में नहीं बना रह सकेगा। कोई धनिया तेजपात नहीं है नीतीश बाबू की, उनका जदयू खत्म हो जाएगा। और उनको नेस्तनाबूद करने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। जब जातीय जनगणना कराया तो केंद्र सरकार इसको विरोध की, मजबूरन उनको देना पड़ा कि भाई पिछड़ा राज्य है और वहाँ पिछड़े दलित की ज़्यादा जनसंख्या है। अगर आपको पता है इंडिया में कोई ऐसा स्टेट है, कोई ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी को घुटने पे टिका दे, वो है नीतीश कुमार। जातीय जनगणना कराए, सारे डेवलपमेंट के काम कराए, बीजेपी के खिलाफ पूरे खुलेआम काम किए। उसके बाद भी ईडी सीबीआई घर में ही रही। बिहार में नीतीश कुमार के आगे पीछे फटक नहीं। जैसे कर्पूरी ठाकुर को वो सम्मानित कर रही है, वैसे और भी बहुत सारी काम हैं जो उनको करने हैं और वो करेंगे। क्योंकि देखिए सत्ता में बने रहने के लिए जो जनमत चाहिए वो बहुसंख्यक समाज है। तो बहुसंख्यक समाज तभी आपके साथ जुड़ेगा जब उसके हित की बात करेंगे। जो भारत में जो जातीय असमानताएं हैं और जो जातीय झगड़े हैं, इसमें वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें संसाधनों की लड़ाई है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा शैक्षणिक योग्यता की लड़ाई है, इसमें अर्थ की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निर्धारित करती हैं भागीदारी से। तो जो भागीदारी दिलाने की कोशिश करेगा उसको लेके वो आगे आएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। कल बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से पाला बदल के एनडीए के साथ चले गए हैं, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पे कंस्टिट्यूट क्लब में हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आए हैं यहाँ से। हमारे साथ रमाशंकर जी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। इनसे हम बात करेंगे कि कल का जो घटनाक्रम हुआ बिहार में उसको ये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव बड़े ही नज़दीक हैं और नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे। इन्हीं सारे मुद्दों लेकर बात करें। सर जिस तरह से कल नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस को छोड़ के और एनडीए तरफ चले गए हैं, किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए राजनीति दो तरह की होती है, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। मैं शुरू से ही इस मामले में नीतीश कुमार का समर्थक रहा हूं कि हमेशा सकारात्मक राजनीति करते रहे। उन्होंने जो भी किया है समाज में निर्माण का काम किया है। इतने साल उनको सत्ता में हो गए, कहीं भी उन पर इस तरह के आरोप नहीं लगे जैसे आतताई बनने का या ज़बरदस्ती चीज़ों को लागू करने का लगता रहा है। रही सुधार की प्रक्रिया, तो देखिए बिहार में पॉपुलेशन आबादी का घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। सब जानते हैं झारखंड के बंटवारे के बाद रिसोर्स संसाधन बहुत कम हो गए हैं। बावजूद इसके उन्होंने इन सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की है। जो आपदाएं आती हैं या छोटी छोटी जो दिक्कतें आती हैं बीच बीच में, आप शुरू से देख लीजिए वो हर चीज़ को इसी तरीके से प्रशासनिक तरीके से और अब बहुत ही साफगोई के साथ मैनेज करते रहे। तो मैं इस मामले में मैं बस ये कहना चाहता हूं कि उनकी राजनीति जो कंस्ट्रक्टिव है, जो रचनात्मक है, वो रचनात्मकता बनी रहे। बाकी ये जो दल बदल है, इस संगठन से उस संगठन का हिस्सा बनना है या इनका समर्थन उनका समर्थन, ये सब राजनीतिक दांव पेच है। जो नेता है, जो मजा हुआ खिलाड़ी है, वो राजनीतिक दांव पेच तो देखिए चलता है। उसको भी सत्ता में बने रहना, उसको भी काम करना है। और सब जानते हैं कि जब तक वो सत्ता का हिस्सा नहीं रहेगा तब तक वो अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी व्यवस्था या कोई भी काम ऐसा नहीं कर सकता। तो ठीक है, वो रचनात्मक तरीके से काम करते रहे। मैं यही शुभकामनाएं उनको देता हूं और दुआ करता हूं कि उनकी रचनात्मकता बरकरार रहे, वो ना खत्म हो। जैसे चाहे जातीय जनगणना का मामला हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन लागू करने का मामला हो, चाहे नियुक्तियों का मामला हो, उन्होंने किसी चीज़ को होल्ड करके नहीं रखा है। आप जानते हैं कुछ राज्य इसके लिए कुख्यात रहे हैं कि कई कई साल 20-20, 30-30 साल तक नौकरियां ऐसे ही चलती रहती हैं, तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। उन्होंने इन सारी चीजों को बदल दिया। उन्होंने देखा जहां जहां भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है या संभावना है, उसको धीरे धीरे वो उसका नियम कानून बना करके जैसे भी ये परिवर्तन लाते गए। पिछले 5-7 सालों में आप देख लीजिए कोई बहुत बड़ा ब्लंडर या कुछ इस तरह की दुर्व्यवस्था जैसी चीज वहां नहीं दिखाई देती। तो सकारात्मक बदलाव के लिए तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। रही स्टेबिलिटी की बात, तो अनस्टेबिलिटी तब ज्यादा होती है अगर वो बिहार के नहीं होते या बिहार का दल उनका बिहार का नहीं होता।
कोई केंद्रीय दल होता तो वो अलग तरीके से चीज़ों को चलाता, लेकिन उनकी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन, उनका जनमत सब बिहार का है, तो उसमें कोई गड़बड़ी होने की चांस मेरे ख्याल से नहीं है। और वो जनता के साथ हैं, जनमत का एक तरह से सम्मान करते हुए और उसी धारा में वो चल रहे हैं जो रचनात्मक। सर, आपने कहा रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी तरफ से कहा जा रहा है कि जो जाति जनगणना हुई वो हमने करवाई, जो बिहार में अभी नौकरियां आई वो ज़्यादातर हमारे साथ आके दी गई, क्योंकि आरजेडी के हमारे साथ रह के उन्होंने ज़्यादातर काम किए हैं। लेकिन लंबे समय तक भाजपा साथ रहे लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो हमारे साथ रह के काम किए उन्होंने। देखिए, दो बातें हैं। जब भी आप किसी अलायंस में होते हैं तो उस अलायंस के कुछ तो नियम कानून होते हैं, उसका निर्वाह आपको करना पड़ता है। आरजेडी जो है वो एक स्थानीय दल है, सब मानते हैं क्षेत्रीय पार्टी है। बीजेपी जो है वो सेंट्रल पार्टी है, तो इन दोनों के एजेंडे एक जैसे हों इससे मैं सहमत नहीं हूँ। दोनों का एजेंडा एक जैसा होता तो बीजेपी पूरे देश में जाति जनगणना करवा देती, नहीं करवा रही है ना। ऐसा नहीं है, बीजेपी में इस तरह की सोच वाले लोग नहीं है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। हो सकता है कल बीजेपी भी ये काम करे, जैसे कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित कर रही है वैसे और भी बहुत सारे काम हैं जो उनको करने हैं और वो करेंगे। क्योंकि देखिए, सत्ता में बने रहने के लिए जो जनमत चाहिए वो बहुसंख्यक समाज है, तो बहुसंख्यक समाज तभी आपके साथ जुड़ेगा जब उसके हित की बात करेंगे। जो भारत में जो जातीय असमानताएं हैं और जो जातीय झगड़े हैं, इसमें वर्चस्व की लड़ाई है, इसमें संसाधनों की लड़ाई है, इसमें आप ध्यान से देखिएगा शैक्षणिक योग्यता की लड़ाई है, इसमें अर्थ की लड़ाई है, पैसे की लड़ाई है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं निर्धारित करती हैं भागीदारी से। तो जो भागीदारी दिलाने की कोशिश करेगा उसको लेके वो आगे आएंगे। इतने साल पहले कर्पूरी ठाकुर ने कब ये सपना देखा था? 60 के दशक की बात है, 60-70 के दशक में उन्होंने ये चीजें की थी। आज तक किसी ने क्यों नहीं लागू करवा लिया? उसी प्रदेश में उसी पार्टी का जो लोग कह रहे हैं कि हमने लागू करवाया, तो उनकी सरकार फुल फ्लेज रही है, वो क्यों नहीं लागू करवा लिए? और जब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में वो भागीदार थे तब क्यों नहीं लागू करवा लिए इसी तरह की चीजें? तो देखिए, बहुत सारी चीजों में मंत्रालय मांग लेना, अपना काम निकाल लेना अलग बात है। कोई जननायक को जननायक घोषित करवाना ये दूसरी बात है, क्योंकि जैसे ही आप किसी एक जाति के व्यक्ति को जननायक घोषित करते हैं, दूसरी जातियां उसके समानांतर संघर्ष में खड़ी हो जाती हैं या वो आपके खिलाफ होने लगती हैं, या आपको लगता है कि हमारा वर्चस्व टूटने लगेगा। तो जातियों की जो वर्चस्ववादी राजनीति है वो स्थानीय स्तर पर बहुत ज़्यादा है और सारी रीजनल पार्टियों में है, ये मेरी समझ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है वो नीतीश कुमार जी की वजह से मिला है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि नीतीश कुमार जी की वजह से मिला, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये बिहार की जाति जनगणना का परिणाम है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस जातीय जनगणना के परिणाम से जो सत्ता में लोग हैं उनको ये समझ आया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए सकारात्मक का माहौल वहाँ बनेगा और हमारा वोट बैंक बढ़ेगा। अब सब जानते हैं राजनीति वोट बैंक का खेल है। अब वो चाहे कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित करके मिले, चाहे किसी आदिवासी को राष्ट्रपति बना के मिले, चाहे किसी को प्रदेश का प्रभारी बना के मिले, जैसे भी मिले, वो सब जानते हैं कि ये जो एजेंडा है हमारा तभी चलता रहेगा जब हम उस वोट बैंक पर अपना कब्जा जमा पाएंगे जिसकी आबादी ज़्यादा है। और स्वाभाविक है, बिहार में अच्छी खासी आबादी है बहुसंख्यक की, खास करके जो ओबीसी में जो अति पिछड़े हैं, जिसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। बस ये है कि एक वो जो फार्मूला है जिस पर काम ज़रूर होना चाहिए वो बाकी रह गया है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उस पर काम ज़रूर होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। तो उस पर भी इन दलों को, इन संगठनों को, इन लोगों को मुहिम बनाने की ज़रूरत है। और हमें मैं सकारात्मक हूँ इस मामले में कि आने वाले समय में ये परिवर्तन होगा, आज नहीं तो कल। आप सकारात्मक हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि जेडीयू 2024 में समाप्त हो जाएगी। नहीं, देखिए, ये मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो जो कह रहे हैं पूरी तरह गलत होगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ खाली अपनी तरफ से कि इस तरह का स्टेटमेंट कई बार जो है हर पार्टी संगठन का आदमी देता है। आप हमारे साथ आ जाएं, आपसे हमारा दूरा हो जाएगा तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे, बहुत कॉमन सी बात है। और राजनीति में बहुत सामान्य बात है ये। राजनीति में किसी का समर्थन, किसी का विरोध, कोई हमारे साथ है तो उसका समर्थन, कोई हमारे विपक्ष में चला गया तो उसका विरोध, ये सब राजनीति के प्रोपेगेंडे हैं, या कह सकते हैं कि उसका हिस्सा है। हम उसको कोई इस तरह से कह के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि देखिए, मैं ना तो किसी पार्टी का प्रचारक हूं, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं तो जो समझ मेरी बनी है वहां की व्यवस्था को देख करके, लोगों को सुन करके, उस आधार पे बता रहा हूं कि सकारात्मक राजनीति जो करेगा अब वही सत्ता में बना रह सकेगा। जो सिर्फ जाति की राजनीति करेगा, क्षेत्र की राजनीति करेगा, वो सत्ता में नहीं बना रह सकेगा। अगर हो सकता है कि किसी और को भी लाभ मिले, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को भी या उनके संगठन को भी जातीय जनगणना का लाभ मिलेगा, ये निश्चित है।
सर जैसा कि एक बार नीतीश कुमार जी के लिए बोला जाता है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, जबकि सर देखा ये जाता है कि नीतीश कुमार जी जब चाहे तब आरजेडी के साथ चले जाए, जब चाहे एनडीए, तो नीतीश कुमार को ही क्यों पलटू राम बोला जाता है, आरजेडी और एनडीए को क्यों नहीं बोला जाता? देखिए, वो उनके कद को छोटा करने की एक कवायद है मेरी समझ से। अच्छा। क्योंकि राजनीति में कद का बहुत महत्व है, जबान का, व्यवहार का बहुत महत्व है। लेकिन यही सारे शब्द जो है, आप ध्यान से देखिएगा, किसी को कोई अपशब्द नीतीश कुमार जी नहीं कहते हैं। तो मुझे उनकी राजनीति में वो परिपक्वता जो सोशलिस्टों की है या जो एक लंबी ट्रेनिंग की है, वो दिखाई देती है। देखिए, कहीं किसी के खिलाफ बयान दे देना बहुत सामान्य बात है, लेकिन उस बयान में संतुलन बनाए रखना ये सबके बस की नहीं है। तो वो इस व्यवस्था में जितनी चीज़ें भी गई हो, उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टी संगठन को गाली नहीं दी, और एक लिमिट, एक सीमा से ऊपर उन्होंने किसी पे कटाक्ष नहीं किया या उसकी आलोचना नहीं की। बाकी जब सत्ता में कोई भी होता है तो जो विपक्ष है उसकी आलोचना करता है। मान लीजिए आज आरजेडी विपक्ष में चली गई, कल जदयू विपक्ष में चली जाए, परसों बीजेपी विपक्ष में चली जाए, कांग्रेस विपक्ष में चली जाए, जो विपक्ष में होगा सत्ता पक्ष की कुछ न कुछ नकारात्मकता खोजेगा, तभी तो अपनी जमीन बनाए रखेगा। प्रचार कैसे करेगा? कुछ तो लोगों के बीच में कहने के लिए उसके पास होना चाहिए ना कि ये गलत हो रहा है। दूसरा, देखिए, विपक्ष हमेशा पक्ष को फिल्टर करता है। अगर आलोचक नहीं होंगे, निंदक नहीं होंगे, तो कभी भी फिल्टर करने की व्यवस्था नहीं चलेगी, कोई इस पर मूल्यांकन नहीं करेगा। इस तरह के जो लोग हैं वो आत्ममूल्यांकन करने के लिए बाध्य करते हैं। ये अच्छा है, अगर उन पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं तो हो सकता है वो आत्ममूल्यांकन करके, अभी 6 महीना बचा है, अपने को और मजबूत कर लें। ये संभव है ना कि जो नकारात्मकता बताई जा रही है विपक्ष की तरफ से, उस पर वो काम करें, उसको मजबूत कर लें, क्या पता। हमारे साथ बिहार से ही हैं अमरीश कुशवाहा जी, बात करेंगे बिहार में जिस तरह से कल समीकरण बदले हैं, नीतीश कुमार जी एनडीए के पाले में चले गए हैं, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, नीतीश बाबू जनता के विकास के हिसाब से काम करते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं डेवलपमेंट के लिए लेते हैं। उनको लग रहा था कि हम आरजेडी के साथ में शायद उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस हिसाब से हमें करना चाहिए। और दूसरा ये था कि जैसे कि महागठबंधन बना था, उसमें जो आरजेडी का समर्थन था कि नीतीश जी महागठबंधन के संयोजक बने, कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही थी कि इनको संयोजक बनाया जाए, और इनको जो छवि था उस छवि पे प्रश्न चिन्ह लग रहा था। और आरजेडी वाले और जदयू वाले का कॉम्बिनेशन शायद बैठ नहीं पा रहा था, इसलिए नीतीश बाबू अलग हो गए। आप कह रहे हैं कमीशन नहीं बन पा रहा था, लेकिन नीतीश कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए संयोजक नहीं बनाया जाता कि वो स्टेबल नहीं है, वो कभी पलटी मारे जा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ऐसा होता तो नीतीश जी और तेजस्वी जी महाराष्ट्र गए, कर्नाटक गए, उड़ीसा गए, झारखंड गए, सभी राज्य के जितने क्षेत्रीय पार्टी सबसे क्या ही मिलते भाई। अगर उनको स्टेबिलिटी नहीं लाना था तो सभी लोग को जोड़ रहे थे ना कि हम बीजेपी को सत्ता से बेदखल करें। जिस काम के लिए वो गए थे, लालू प्रसाद यादव जी उसको मतलब पूरा सपोर्ट कर रहे थे नीतीश बाबू को। अब कांग्रेस वाले उनको संयोजक ही नहीं बना पा रहे थे। कांग्रेस वाले यही चाहते थे कि हम क्षेत्रीय पार्टी को जोड़ के हम अपना काम निकाल लें और हमारा जो जनाधार है सभी स्टेट में बढ़ जाए। तो नीतीश जी इसको भांप गए, इसलिए हट गए। अच्छा, नीतीश जी हट गए, लेकिन अब क्या लगता है बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या लगता है कौन बहुमत से आएगा? देखिए, अभी इसके पहले रामाशंकर जी बोल रहे थे रोजगार, बिहार में रोजगार नीतीश बाबू और आरजेडी मतलब तेजस्वी जी साथ में ही लगभग 5 लाख रोजगार दिए हैं। तो भाई अब तो जनता को तय करना है कि किसको कितना सीट देना है। जाति जनगणना दोनों पार्टी मिलकर कराई है, तो इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए डिसीजन चुनाव आप भी अभी कंफ्यूज हैं, दोनों की बात कर रहे हैं। नहीं, कंफ्यूज कोई कह ही नहीं सकता है ना, क्योंकि एक जो युवा डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो नीतीश बाबू के साथ में मिलके बोल रहे हैं कि हमने रोजगार दिया। उन्होंने इलेक्शन में बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख रोजगार देंगे। 17 महीना में उन्होंने 2.5 लाख रोजगार दिया। अब उस पर भी तो बिहार के युवा क्या, पूरे देश के युवा, झारखंड का, यूपी का 30% लोग हैं, तमिलनाडु का, केरल का, महाराष्ट्र का लोग जाके वहाँ पे टीचर बने हैं। तो भाई एक आइकॉन तो बने हैं नीतीश जी और तेजस्वी जी, लेकिन मैनिफेस्टो तो तेजस्वी जी का ही था। तो अभी हम कैसे कह देंगे इस पार्टी को इतना सीट मिलेगा, इस पार्टी को इतना सीट मिलेगा। और एक जो आरजेडी का वोट बैंक है, बीजेपी का भी है, नीतीश बाबू का 19-20% है वोट, जो उनके जहाँ जाएंगे उधरे जाएगा। अब 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी और जो बिहार की जनता वो किसकी तरफ जाएगी, नीतीश जी या आरजेडी? देखिए, बिहार की जनता को समझ पाना, समझ रहे हैं ना, वो बादल को समझ पाने से भी टफ है। अच्छा, कि बादल गरजता है यहाँ, बरसता कहीं और है। समझ रहे हैं ना। अभी बिहार में किसके
पक्ष में मत जाएगा, जो रोजगार का मुद्दा है दोनों पार्टियों के अलायंस के साथ हुआ, इसका मेन सूत्रधार अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव हैं। हम नीतीश जी को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नीतीश जी पहले भी सरकार में रहे, रोजगार दिए हैं, हर साल देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी स्तर पे कोई सरकार मतलब पूरे इंडिया में नहीं दिया है रोजगार जितना तेजस्वी जी के नेतृत्व में और नीतीश बाबू के साथ दिया गया है। आप नीतीश और तेजस्वी दोनों की बात करें, लेकिन कल तेजस्वी यादव जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जेडीयू 2024 में ख़त्म हो जाएगी। आप तो बिहार से आते हैं, क्या लगता है? ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है, इसमें कोई धनिया तेजपात नहीं है नीतीश बाबू की उनका जदयू खत्म हो जाएगा। और उनको नेस्तनाबूद करने के लिए नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए। जब जातीय जनगणना कराया तो केंद्र सरकार इसको विरोध थी, मजबूरन उनको देना पड़ा कि भाई पिछड़ा राज्य है और वहाँ पिछड़े दलित की ज़्यादा जनसंख्या है। अगर आपको पता है इंडिया में कोई ऐसा स्टेट है, कोई ऐसा नेता है जो नरेंद्र मोदी को घुटने पे टिका दे, वो है नीतीश कुमार। जातीय जनगणना कराए, सारे डेवलपमेंट के काम कराए, बीजेपी के खिलाफ पूरे खुलेआम काम किए। उसके बाद भी ईडी सीबीआई घर में ही रही। बिहार में नीतीश कुमार के आगे पीछे फटक नहीं पाई। नीतीश कुमार है, पार्टी तोड़ना तो बहुत दूर की बात है। नीतीश कुमार है तो अब तो एनडीए साथ ही चलेगा नीतीश कुमार जी। ठीक, हमने क्या बोला, अभी रमाशंकर जी बता रहे थे वो डेवलपमेंट के हिसाब से काम करते हैं। हम बोले हैं कंफर्ट नहीं फील करते हैं आरजेडी के साथ में, शायद इसी कारण से वो चंद्रशेखर यादव जी जो शिक्षा मंत्री थे उनका इस्तीफा भी ले लिए थे तेजस्वी यादव। और आंतरिक क्या मामला है अब उस स्तर पर हम लोग है नहीं कि विशेष बता पाएंगे, लेकिन टक्कर की लड़ाई होगी आरजेडी और एनडीए में बिहार में। तो हमारे साथ रमाशंकर सर ने कहा कि जो नीतीश कुमार जी हैं वो रचनात्मक कार्य करते हैं क्योंकि उन्होंने विकास के मुद्दे बहुत सारे काम किए। और हमारे साथ अमरीश कुशवाहा जी जो बिहार से ही हैं, उन्होंने कहा जो नीतीश कुमार जी वही नीतीश कुमार जिन्होंने मोदी जी को भी घुटनों के बल ला दिया था। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।